हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये ना सिर्फ आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा बल्कि ये आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा। इसका नाम है म्यूचुअल फ़ंड। तो म्यूचुअल फंड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। और मैं म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको काफ़ी प्रैक्टिकली ये टॉपिक पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। वरना इस तरह के जो टॉपिक हैं उनको समझना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं। लेकिन मैं अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपको इसमें दे पाऊंगा। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, उसको पूल करके एक कोष बना लेता है, एक फंड बना लेता है और फिर उसको इन्वेस्ट करता है। ये वो इन्वेस्ट कहीं पे भी कर सकता है, इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, कहीं पर भी वो उसे इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि जो पैसा कलेक्ट होता है बहुत सारे लोगों से और फिर प्रोफेशनली इन्वेस्ट होता है, हम उसको म्यूचुअल फंड बोल देते हैं। इसको ऐसे समझो। लेट सपोज लेट सपोज मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और मेरे जैसे लोग, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जो एकदम बस अपना काम कुछ और करते हैं। मतलब हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हैं, हमें शेयर मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है और हम कोशिश करते हैं इधर उधर से पता करने की, इन्वेस्ट करने की। हम लोगों से पूछते हैं बताओ किस में इन्वेस्ट करें। तो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, आम इन्वेस्टर, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, जो नॉर्मल एक इन्वेस्ट करते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो तो हजारों करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। अब आप ऐसे समझ लो, शेयर मार्केट में मुझे मेरे सामने चार ऑप्शंस हैं। मान लो मैं आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो करेगी, क्योंकि अभी कोविड का टाइम हुआ है। कोविड के बाद जो चीजें हैं और ज्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, तो ऐसे में आईटी के स्टॉक्स काफी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब मेरे सामने ऑप्शन है टीसीएस का खरीदूं, या इन्फोसिस का खरीदूं, विप्रो का खरीदूं, या मैं कॉग्निजेंट का खरीदूं, सेपिएंट। बहुत सारी आईटी कंपनी है इंडिया में, एक से एक आईटी कंपनियां हैं। ठीक है, एचसीएल है। अब मुझे नहीं पता भाई इन पांचों में से मैं किसका शेयर खरीदूं, मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर भय है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर है, मुझे नहीं पता मैं किसका शेयर खरीदूं। ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, मेरे पास एनालिटिक्स नहीं है, मेरे पास उतनी नो हाउ नहीं है, उतना इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं किस में इन्वेस्ट करूं, पैसा खोने का डर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है, बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज होते हैं और इनको एक्सपर्टीज होती है, नॉलेज होती है। ये मेरा पैसा फिर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अब मान लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है, मेरे पास इन्वेस्ट करने को 1 करोड़ रुपया है मान लो। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दूंगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, मेरे जैसे 100 लोगों से उन्होंने 1 1 करोड़ रुपया ले लिया, तो टोटल उनका जो कॉर्पस हो गया 100 करोड़ रुपए का हो गया। यानी 100 करोड़ रुपए अब उन्हें इन्वेस्ट करने। और ये मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी 100 करोड़ रुपए पूरे के पूरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट में, और वो आईटी में इन्वेस्ट करेगी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना दिमाग लगाएगी, इनको सब पता ही रहता है। ये कहेंगे भाई देखो, इन्फोसिस में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इन्फोसिस में रहने दो, विप्रो में रहने दो, कॉग्निजेंट में रहने दो। तो हम 50% पैसा टीसीएस में लगाएंगे, 50% एचसीएल में लगाएंगे। तो ये 100 करोड़ रुपया क्या करेंगे, 50 करोड़ लगा देंगे टीसीएस में और 50 करोड़ जो है वो लगा देंगे एचसीएल में। फिर ये पैसा मान लो 2 साल के बाद ये शेयर का जो प्राइस है इनका वो 1.5 गुना बढ़ गया। तो यानी कि टीसीएस में जो पैसा हो गया वो 75 करोड़ हो गया, और एचसीएल में भी जो 50 करोड़ लगाए थे वो अब 75 करोड़ हो गए। तो फिर यानी कि 100 करोड़ का इन्होंने 2 साल में ही पैसा 150 करोड़ कर दिया। फिर उस 150 करोड़ में ये क्या करेंगे, अपने खर्चे या थोड़े बहुत जो अपनी इनकी मनी होती है, 2-3% इनका वो रहता है चार्जेस वगैरह, प्रोफेशनल चार्जेस, क्योंकि ये लोग भी पर्सन हायर करेंगे, टीम बिठाएंगे, पूरे एडमिन चार्जेस होंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, वो सब माइनस करके जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें मेरे को उसी रेशियो में 1 करोड़ के ऊपर मुझे रिटर्न कर देंगे। अब इसमें इनका भी फायदा है, क्योंकि ये अपनी पैसा वगैरह ले रहे हैं, ये अपना कमीशन, अपना जो ये जो इन्होंने टीम बिठाई है, पूरा एडमिन चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह ले रहे हैं। मेरा भी फायदा है, मुझे नॉलेज मिल गई, मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में डुबो देता वरना। तो इनका भी फायदा, मेरा भी फायदा। जब दो लोगों का म्यूचुअल कॉमन फायदा होता है तो उसे म्यूचुअल बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड मतलब, म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है। तो मान लो 4 लोग हैं,
और ऐसे जनरली तो लाखों लोग होते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड में से है। और एसबीआई पहला बैंक था जिसने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए थे म्यूचुअल फंड इंडिया में। जो नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, आगे बताऊंगा यूटीआई नॉन यूटीआई वगैरह क्या होते हैं। तो आज के टाइम में जो म्यूचुअल फंड मार्केट है, लगभग 37 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने म्यूचुअल फंड में भारत में। इसको बोलते हैं एयूएम, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो टोटल एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट वो 37 लाख करोड़ है। अब म्यूचुअल फंड भी फिर अलग अलग तरह के होते हैं। मान लो आपको रिस्क पसंद है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा पैसा खोने का खतरा भी है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, यानी स्टॉक्स खरीदते हैं। स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा रहता है। इसी तरह से डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यानी बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। बॉन्ड थोड़े सेफ होते हैं कंपेरेटिवली स्टॉक्स के मुकाबले। और अगर आपको सेफ करने हैं तो लिक्विड फंड होते हैं। तो लिक्विड फंड में क्या करते हैं, ये लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं जनता से, फिर उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह इन सब में लगा देते हैं। वो तो बिल्कुल ही सेफ है, उनकी तो सॉवरेन गारंटी होती है। तो रिटर्न कम होते जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न सबसे ज्यादा होते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड में उसके बाद, और लिक्विड फंड में उससे कम। अब आप कहेंगे फिर तो हर कोई इक्विटी में डालेगा, लेकिन खोने का चांस भी तो ज्यादा है। तो हर आदमी का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है कि भाई वो कितना रिस्क लेना चाहता है। तो म्यूचुअल फंड हजारों तरह के आपके ऑप्शंस होते हैं सामने। आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन फिर पैसा डूबने का खतरा भी रहता है। ठीक है। आपने कभी म्यूचुअल फंड की एड देखी होगी टीवी में, उसमें लिखा होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, आप ऐसे लोगों को पैसा दे रहे हो, फंड मैनेजर को, जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिनको एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, जिनके पास प्रॉपर एनालिटिक्स हैं, प्रॉपर स्टडीज हैं, केस स्टडीज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी तो पैसा डूबता ही है। अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो ये लोग फिर खुद ही कमा लेते, जनता से क्यों पैसा उठाते, ये फिर खुद ही बन जाते। तो पूरी नॉलेज एक्सपर्टीज और उसके बाद भी शेयर मार्केट अच्छे अच्छों को धोखा देती है। और म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करके ये भी इन्वेस्ट करते हैं। ये शेयर मार्केट में कर लेंगे। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तभी तो आप म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। आपको एक मैंने बेसिक ब्रॉड लाइन तरीके से बता दिया, एक कहते हैं ना कि एक देसी तरीके से बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा वीडियो होगा ये वाला। तो म्यूचुअल फंड में हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू जो होती है, इसी के बेसिस पे पता चलता है म्यूचुअल फंड की ग्रोथ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, शेयर मार्केट में तो बड़ा सिंपल हिसाब किताब रहता है। मान लो आपने रिलायंस के शेयर खरीदे 1 करोड़ रुपए के। रिलायंस का मान लो एक शेयर 1,000 रुपए का आपने लिया। ठीक है। तो आपको कितने शेयर मिल गए, 1,000 को डिवाइड कर दो, उसी हिसाब से आपको 10,000 शेयर मिल गए। तो आपने अगर 10,000 शेयर खरीदे 1,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया रिलायंस में। अब रिलायंस का शेयर अगर 1,000 का था, मान लो रिलायंस में अच्छी ग्रोथ हुई, सब कुछ हुआ। शेयर के दाम कम ज्यादा कैसे होते हैं उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, पूरा अपनी थियोरी, एक पूरी साइंस है वो। शेयर के मार्केट कैसे ग्रो करती है, शेयर मार्केट कैसे काम करती है, शेयर मार्केट में ये कंपनियों के शेयर के दाम ऊपर नीचे कैसे आते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक कॉमन फैक्टर ये होता है, भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग निवेश कर रहे हैं, तो उस शेयर की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहे हैं। अब अगर मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, या तो मैं किसी कंपनी का आईपीओ आए तब खरीदूंगा, यानी वो कंपनी जो है उसने अभी शेयर निकाले ही हैं, तब डायरेक्टली कंपनी से खरीद लूंगा, वो प्राइमरी मार्केट हो गई। लेकिन कंपनी ने एक बार शेयर निकाल दिए, सब लोगों ने खरीद लिए, अब तो मेरे को लोगों से खरीदने पड़ेंगे, यानी सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर मार्केट जो है प्राइमरीली एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी भी होती है, लेकिन आईपीओ तो फिर बहुत कम आते हैं ना। आईपीओ तो साल में मुश्किल से 300-400 आईपीओ आते हैं मुश्किल से। तो मुझे मेनली, अब मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो रिलायंस का तो आईपीओ आज से 50 साल पहले आया होगा। तो मुझे रिलायंस के शेयर अगर खरीदने हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदने पड़ेंगे जिसके पास पहले से शेयर हैं, और वो मुझे क्यों बेचेगा, प्रॉफिट में बेचेगा, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसने मान लो 1,000 का लिया है, तो मैं बिड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, डीमैट अकाउंट बना लूंगा, या तो डीमैट अकाउंट बना लूंगा किसी बैंक का, या फिर मैं क्या करूंगा, जीरोधा वगैरह ये जो ऐप आते हैं, ग्रो और ये सब, इन पे मैं बिड डाल दूंगा। तो मेरी बिड है 1,003, उस व्यक्ति को हर शेयर पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मुझे बेच देगा। राइट, उसके पास 50,000 शेयर हैं, हर शेयर पे 3 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए उसने कमा लिए। इस तरह से काम करता है। अब रिलायंस के मान लो शेयर 1,000 रुपए का था, और ये शेयर मान लो 1,200 रुपए का हो गया, कोई डाउट? तो यानी कि मैंने 200 रुपए जो है पर शेयर कमा लिए। अब मेरे पास 10,000 शेयर थे,
तो मैंने अगर 200 रुपये कमा लिए पर शेयर तो मुझे कितना फ़ायदा हो गया? मुझे जो है 20 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। यहाँ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब किताब है। शेयर मान लो रिलायंस का 2,000 रुपये का हो गया, तो मतलब मुझे कितना फ़ायदा हो गया? 1 करोड़ का फ़ायदा हो गया, क्योंकि 1 करोड़ में मैंने 10,000 शेयर खरीदे थे 1,000 के हिसाब से। अब ये 1,000 का शेयर 2,000 का हो गया, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की थी वो 2 करोड़ की हो गई, मतलब मुझे 100% रिटर्न मिल गए। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा अलग रहता है। म्यूचुअल फंड में कैलकुलेशन थोड़ी अलग रहती है। म्यूचुअल फंड में हम एक वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड जो है, मान लो एक म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ होता है, रेगुलर प्लान होता है, हाई रिस्क वाले अलग होते हैं, लो रिस्क वाले अलग होते हैं। तो मान लो एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड, और इन्होंने ये पहले ही बता देते हैं, जब इनका ऑफर आता है तब ये पहले ही बता देते हैं कि भाई हम कौन से वाले उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम अब ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ये कह रहा है कि देखो मैं तो आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, और मैं जो आपको ग्रोथ दे सकता हूं काफी अच्छी दे सकता हूं। ये पहले ही बता देंगे कि आप कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना हम फंड बना रहे हैं। तो ये कहते हैं भाई मान लो हम एक 1,000 करोड़ रुपए का फंड बना रहे हैं, और फिर हम इस 1,000 करोड़ को आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और रिस्क कम करने के लिए जो है हम पूरा 1,000 करोड़ नहीं डालेंगे स्टॉक्स में। हम मान लो 1,000 करोड़ में से लेट से हम 200 करोड़ रुपए जो है वो स्टॉक्स खरीद लेंगे, 200 करोड़ जो हैं उनकी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, यानी लिक्विड फंड में डाल देंगे। ठीक है, 200 करोड़ का हम गोल्ड खरीद लेंगे, इससे और रिस्क कम हो गया। फिर 200 करोड़ जो है हम वो रियल एस्टेट में डाल देंगे, रियल एस्टेट के जो ये रीट वगैरह आते हैं इनमें इन्वेस्ट कर देंगे। और 200 करोड़ जो बचे वो हम जो हैं वो हम बॉन्ड्स में डाल देंगे। तो ये अलग अलग तरह से अपना जो है 1,000 करोड़ खर्च करेंगे। 1,000 करोड़ में 200 करोड़ जो है वो स्टॉक्स, 200 करोड़ जो है वो, इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। जैसे स्टॉक्स एक एसेट क्लास है, इसी तरह से गोल्ड एक एसेट क्लास है, इसी तरह से रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है। एसेट क्लास मतलब जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो एक एसेट क्लास है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आपकी मर्जी है, 1 करोड़ आप जमीन खरीद लो, वो एक एसेट क्लास है, यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 1 करोड़ रुपए को जो है आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एफडी में डाल दो, कुछ भी नहीं आता तो एफडी में डाल दो, एफडी में आपको 4 से 5% मिल जाएगा और अश्योर्ड होगा एकदम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी में डाल दो। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो एफडी में डालते नहीं है। उसका रीजन क्या है? मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया बैंक में। पहली बात, आपने मान लो कहीं नहीं डाला, कुछ पता ही नहीं आपको, आपके पास बैंक अकाउंट में कहीं से 1 करोड़ रुपया आ गया। अब बैंक अकाउंट में मतलब आपको जो सेविंग अकाउंट है उसमें पड़ा हुआ है आपके, तो सेविंग अकाउंट में क्या ब्याज मिलता है? मुश्किल से 3% ब्याज मिल रहा है आज की तारीख में, और वो भी टैक्सेबल होता है। तो एक साल में आप 3 लाख रुपए कमाओगे, 3 लाख पे टैक्स भरोगे। मान लो आप 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो 3 लाख में से आपका 10% पहले कट गया, मतलब आपने सिर्फ 2,70,000 रुपए कमाए। ठीक है, चलो एफडी में डाल दिया आपने, एफडी में आपको 5% मिल गया, और ये भी टैक्सेबल होता है, एफडी भी टैक्सेबल होता है। तो 5 लाख रुपए आपने एक साल में कमा लिए। इस 5 लाख पे मान लो आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो अपने इनकम के हिसाब से, तो यानी कि आपका 20% और कट गया, यानी आपने 4 लाख रुपए एक साल में कमाए। क्लियर हो गया? लेकिन एक साल में अगर आप 1 करोड़ पे 4% कमा रहे हो, 4 लाख रुपए तो कमा रहे हो, तो 4% ही तो रिटर्न आए आपको, एक तरह से टैक्स काट के 4% ही तो आए। और इन्फ्लेशन होगी 7%, तो आज के टाइम में सीपीआई इन्फ्लेशन 7% चल रही है, यानी आप पैसा खो रहे हो, आप पैसा कमा नहीं रहे, आप एफडी में पैसा खो रहे हो। इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे अगर आप, तो खो रहे हो। समझ में आया? 7% का मतलब ये है जो चीज आपको पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब आपको वो फिर 107 रुपए में मिलेगी। इन्फ्लेशन है 7%, अगले साल उतना ही अमाउंट आपको 107 में मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके पैसों की ग्रोथ नहीं हो रही, आपके पैसों की ग्रोथ तो 4% हो रही है, इन्फ्लेशन 7% है। समझ में आया? तो इसलिए लोग एफडी में पैसा नहीं डालते, इसलिए फिर वो ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स के लिए फिर स्टॉक मार्केट वगैरह में डालते हैं वो। लेकिन कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि आप किस में कितना रिस्क आप लेना चाहते हो। ठीक है, सेफ म्यूचुअल फंड भी होते हैं। सेफ वाले क्या करते हैं, फिर बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसमें फिर पैसा डूबने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी फिर कम आते हैं। अब जैसे मैंने इन्वेस्ट किया था, जो 2 साल पहले किया था मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में, एक्सिस बैंक का है ये, एक्सिस म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब जो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अब छोटी कंपनियों में डूबने का चांस भी ज्यादा रहता है, लेकिन छोटी कंपनियों में ग्रोथ का चांस भी ज्यादा रहता है। तो मैंने 2 लाख रुपए डाले थे, और वो आज 4.2 लाख हो चुके हैं, यानी मुझे मेरा पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया सिर्फ 2 साल में। समझ में आया? तो ऐसे भी होता है, और ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा ग्रुप में। म्यूचुअल फंड में मैंने जब इन्वेस्ट किया था ये, तो मैं शेयर करूंगा। तो स्टॉक्स में तो हमने देखा था कि बड़ा सिंपल रहता है। आपने अगर कोई शेयर में 1,000 रुपए का शेयर खरीदा, 1,500 का हो गया,
तो ठीक है, आपको पूरा गेन आपका मिल गया, 500 रुपये प्रॉफिट आपका सीधा सीधा हो गया, मतलब 1.5 गुना आपने रिटर्न्स कमा लिए, 150% आपने रिटर्न कमा लिए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? स्टॉक्स में तो सिंपल सिंपल है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में वो अपना भी तो पैसा काटते हैं थोड़ा बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड क्या करता है, इसमें एक वर्ड हम डिफाइन करते हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। जैसे मान लो किसी ने 100 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड बनाया कि भाई हम 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे जनता से, ठीक है, तो वो उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। यूनिट्स में मान लो उन्होंने 1 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया इसे, 100 करोड़ को, तो वो एक यूनिट जो है वो कितने रुपए की है? 100 रुपए की। एक यूनिट 100 रुपए की है, टोटल 1 करोड़ यूनिट है, तभी तो 100 करोड़ रुपया हुआ। एक करोड़ यूनिट इंटू 100, एक यूनिट 100 रुपए की है। अब मुझे मान लो अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास है इन्वेस्ट करने को, तो मैं कितनी यूनिट खरीद लूंगा इनकी? मैं इनकी जो है 1 लाख डिवाइडेड बाय एक यूनिट 100 रुपए की है, इतनी यूनिट खरीद लूंगा, यानी 1000 यूनिट मेरे को मिल गई। क्लियर हो गया? यानी मैंने म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट किया तो मुझे 1000 यूनिट इनकी मिल गई। इज इट अंडरस्टूड? तो यूनिट्स पे फिर ग्रोथ जो है वो कैलकुलेट होती है, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कैसे वो होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये होता है आपका एनएवी। अब मान लो चलो इन्होंने फिर ये जो 100 करोड़ रुपया है ये इन्वेस्ट कर दिया आईटी स्टॉक्स में। ये 100 करोड़ जो रुपया है ये हो गया अब 200 करोड़। इतनी अच्छी ग्रोथ हुई कि ये 200 करोड़ रुपया हो गया, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ रुपए की हो गई। तो टोटल एसेट कितने हैं? 200 करोड़। ठीक है, माइनस जो लाइबिलिटी है, अब मान लो इनके अपने खर्चे हैं वो सब भी ये माइनस करेंगे, इनकी प्रोफेशनल फीस है, इनके एक्सपर्ट्स हैं, इनके कंप्यूटर हैं, इनका रियल एस्टेट रेंट दे रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी वाले, तो वो है मान लो लेट से 20 करोड़। ठीक है, टोटल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स इन्होंने जो बनाए थे वो थे 1 करोड़। तो 200 में से आप 20 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 180। 180 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स हैं 1 करोड़। ठीक है ना? तो एक जो यूनिट है वो कितने की हो गई? एक जो एनएवी वो कितना आया? एनएवी आया 180 रुपए। मैंने लगाए कितने थे? मैंने लगाए थे 100 रुपए, मतलब एक एक एनएवी 100 रुपए का था। ठीक है, एक एनएवी 100 रुपए का था, मैंने 1000 एनएवी खरीदे थे। जो नेट एसेट वैल्यू थी मेरी वो 1000 थे ना यूनिट्स मेरे, तो 1000 इंटू 100 मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1 लाख रुपए की थी। ये क्लियर है? अब वो 180 का हो गया, मतलब मेरे रिटर्न्स कितने हो गए? 1.8 लाख के हो गए, 80,000 का प्रॉफिट मुझे हो गया। सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मतलब इसमें साफ है, ये एनएवी जो है ये एक तरह से स्टॉक प्राइस के बराबर हो गया। जैसे शेयर मार्केट में मैं स्टॉक खरीदता हूं, अब शेयर मार्केट में मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा और वो मेरा जो है वो 150 का हो गया शेयर, तो मुझे 50 रुपए पर शेयर मिल गया। यहां पे एनएवी होता है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं, म्यूचुअल फंड फिर शेयर मार्केट में लगा रहा है, तो म्यूचुअल फंड एक अपना वो भी तो माइनस करेगा। अगर मान लो ये 100 रुपए का 150 हो रहा है, तो 10 रुपए तो म्यूचुअल फंड कहेगा, मेरा भी तो कमीशन है, मेरी नॉलेज से आपने कमाया है, तो 10 रुपए मुझे भी तो दो एक शेयर पे। तो बस आपको वो 50 ना मिलके आपको 40 रुपए मिल गया पर शेयर, एक तरह से। समझ में आया? तो इसमें हम एनएवी वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली स्टॉक में नहीं लगा रहे, आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड फिर शेयर में लगा रहा है, तो म्यूचुअल फंड अपना भी वो माइनस करता है। इसीलिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट जो होता है वो हम एनएवी देखते हैं। तो आप एनएवी जो है वो देखा करो, शेयर मार्केट वाले या म्यूचुअल फंड वाले जो है वो जो एनएवी कितना कह रहे हैं कि भाई कितना एनएवी हमारा है, ठीक है, कितना एनएवी हमारा है और कितनी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बस उसमें एनएवी जो है वो बताता है कि म्यूचुअल फंड में कितना आपको रिटर्न्स मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड क्लियर हो गया आपको? काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें आप जो यूनिट है म्यूचुअल फंड के ओन करते हो, आप सिक्योरिटीज जो है वो डायरेक्टली ओन नहीं करते। सिक्योरिटीज मतलब वही सब, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड वगैरह, ये सब सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं। तो आप उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीद रहे हो और फिर जो म्यूचुअल फंड है वो फिर इन्वेस्ट करता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो कितनी है। चलिए, म्यूचुअल फंड क्या करता है फिर? म्यूचुअल फंड जो होता है वो यूनिट्स इशू करता है अगेंस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द प्रिवेलिंग एनएवी। तो प्रिवेलिंग एनएवी मतलब जो अगेन बड़ा क्लियर था, वो प्रिवेलिंग एनएवी क्या होता है? तो उसमें आप जो है उसमें
जितने भी आप यूनिट्स हैं उनमें निवेश करना चाहते हो उनमें आप इन्वेस्ट कर दो। फिर जो रिटर्न्स होंगे म्यूचुअल फंड के, उनमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहें तो बीच बीच में जो भी इनकम हो रही है वो निकाल भी सकते हैं, जिसको डिविडेंड ऑप्शन बोलते हैं। डिविडेंड ऑप्शन मतलब, अब जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें आपको 80 रुपए पर एनएवी जो है ग्रोथ मिल रही थी, तो आप ये कह सकते हो भाई मेरा जितना भी 1 साल के बाद मेरी अर्निंग्स हैं वो मुझे आप दे दो, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, मान लो मुझे अगर मान लो मैं एक एनएवी के ऊपर 50 रुपए कमा रहा हूँ, तो आप 25 मुझे मेरे अकाउंट में भेज दो, उससे मेरा खर्चा चलता रहेगा, और बाकी 25 आप इन्वेस्ट कर दो। यानी ये डिविडेंड ऑप्शन है। डिविडेंड ऑप्शन मतलब होता है जो भी आप कमा रहे हो उसका एक हिस्सा आप अपने घर ले जा रहे हो अपने खर्चे निकालने के लिए। और एक होता है ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन ये होता है कि भाई जो भी मैं कमाऊंगा वो मैं दोबारा निवेश कर दूंगा, तो उससे मुझे कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और आपको उस पर 25% रिटर्न मिलता है हर साल, तो आप ये भी कह सकते हो भाई देखो 1 करोड़ पे 25% मतलब 25 लाख रुपए जो है मैंने कमा लिए, 2 लाख रुपए महीना हो गया लगभग, ये मेरे को 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में डाल दो, ये 25 लाख से मैं अपना गुजारा करूंगा। या आप ये भी, तो ये डिविडेंड ऑप्शन हो गया। आप ये भी कह सकते हो मुझे पूरा 25 नहीं चाहिए, 10 लाख है, 10 मुझे दे दो, 15 लाख डाल दो, यानी अगेन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट यानी डिविडेंड में ले रहा हूं। ठीक है। या आप ये बोल सकते हो भाई देखो 1 करोड़ पे 25% अगर मिल रहा है तो 1 करोड़ 25 लाख हो गया ना वो, तो अगले साल अगर 25% ग्रोथ मिल गई मुझे तो एक 25 में मिलेगी वो, यानी और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं कंपाउंडिंग बोलते हैं इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, तो कंपाउंड हो रहा है वो, तो यानी कि मैं उसका लाभ खोना नहीं चाहता, तो आप जो है वो मुझे कंपाउंड होने दो, मैं पैसा बीच में निकालूंगा नहीं, तो डिविडेंड मुझे नहीं चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की थिंकिंग है, आपके क्या खर्चे हैं, हर व्यक्ति का अलग होता है वो। तो म्यूचुअल फंड किनके लिए सही है? एक कैंपेन चलाया था सरकार ने, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड उनके लिए होते हैं जिनको नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस नहीं होता स्टॉक मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का, या जो अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसर्च नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप सारी कंपनियों के ऊपर रिसर्च करोगे, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या चल रहा है, उसका पी रेशो कितना है, कंपनी क्या नुकसान में है, प्रॉफिट में है, अगेन वो नॉलेज वाली बात आ जाती है, आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम है भी कि नहीं है। या जो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगेन उस स्मॉल अमाउंट के लिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रिसर्च करो। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट होता तो आप फिर भी रिसर्च थोड़ा बहुत करते, तो म्यूचुअल फंड उनके लिए होते हैं। और एनएवी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। इस पे एमसीक्यू कई बार आ चुका है, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। तो एनएवी का बड़ा सिंपल है। लेट सपोज एक म्यूचुअल फंड है, वो कहता है कि मैं 50 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करूंगा, राइट। टोटल मेरा जो पूल बनाऊंगा 50 करोड़ का बनाऊंगा, और इस 50 करोड़ में मैं कितने यूनिट वो करूंगा, लेट से मैं 5 करोड़ यूनिट डालूंगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 10 रुपए। तो बस यही 10 रुपए जो है आपका एनएवी है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत लाइबिलिटीज उनके हो सकते हैं, वो माइनस हो जाएंगे, वो ना के बराबर होगा। अभी तो क्योंकि डे 1 पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो वो तो ना के बराबर होगा। 1 साल बाद हाँ वो 2% 3% या 10% जो भी काटना चाहे, तो वो एनएवी उसके हिसाब से 1 साल के बाद जो ये 50 करोड़ है कितने के हो गए, ये 50 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर देगा। अब ये 50 करोड़ अगर 70 के हो गए तो सीधी सी बात है मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो मान लो 50 करोड़ है, 70 करोड़ कर दिए इन्होंने, 70 करोड़ में 20 करोड़ का जो है फायदा है, और इसमें मान लो 2 करोड़ रुपए अपना ले लेते हैं, तो मतलब 18 करोड़ का फायदा हो गया। 50 करोड़ पे 18 का फायदा है, उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट पे कितना फायदा है मुझे। एनएवी क्लियर हो गया आपको? एनएवी मतलब क्या होता है, टोटल पैसा जो म्यूचुअल फंड के एसेट्स होते हैं, टोटल यहां 50 करोड़ है, आप उसमें से थोड़े बहुत जो उनके लाइबिलिटीज हैं वो माइनस कर दो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो फिर आपकी एनएवी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है कई बार। फंड एसेट्स माइनस फंड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको बोलते हैं एनएवी। अब रीपर्चेज या रिडेम्पशन प्राइस क्या होता है? रिडेम्पशन प्राइस भी बड़ा सिंपल है। रिडेम्पशन प्राइस वो होता है आपने प्राइस पर यूनिट एट विच अ म्यूचुअल फंड वुड रीपर्चेज द यूनिट्स। अब आपने मान लो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, और 1 लाख रुपए में आपने 100 यूनिट्स खरीदे हैं म्यूचुअल फंड के, यानी कि एक यूनिट कितने का है, 1,000 रुपए का है, तो 1,000 इंटू 100 1 लाख होता है। आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। अब जब आपने एक यूनिट में इन्वेस्ट किया था तो 1,000 रुपए किए थे, 100 यूनिट आपके पास है।
अब आप कह रहे हो कि भाई अपने यूनिट वापस ले लो, मुझे बदले में पैसा मेरा दे दो, तो मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं। यानी अब ये हो सकता है 1,000 रुपये जो है आपने जब यूनिट उस पे एनएवी था तब 1,000 था, लेकिन अब जो एनएवी है, अब जो नेट एसेट वैल्यू है आपकी, वो ये हो सकता है आपको 1,020 हो जाए, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आपको लग रहा है कि ठीक है निकाल लेने चाहिए पैसे, तो जिस प्राइस पे आप उसको रिडीम करोगे वो रीपर्चेज या रिडेम्पशन प्राइस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपका मेच्योरिटी पीरियड, मान लो ये म्यूचुअल फंड हाउस कहता है कि भाई 5 साल मेच्योरिटी पीरियड है, तो आप 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते पैसा। और अगर 5 साल से पहले निकालोगे तो एक एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड वो कुछ भी हो सकता है, जनरली 1% 2% होता है ये। तो 2% मतलब आपको वो कटेंगे पैसे आपके, ठीक है ना। तो अब मान लो आपका एनएवी अगर 1,020 है, इस हिसाब आपने एक एनएवी के ऊपर 20 रुपए कमा लिया, यानी कि तो आपने 100 यूनिट खरीदे थे, तो मतलब आपने 2,000 रुपए जो है वो कमा लिए। लेकिन 2,000 पूरे नहीं कमाए, 2% आपका इसमें जो है वो नुकसान होगा। 2% आपका जो है वो एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, रिडेम्पशन प्राइस को, जो आपका एनएवी है उस समय, उसमें 1 - एग्जिट लोड कर दो। तो आपका अगर एनएवी मान लो इसमें 1,020 है, तो एनएवी आपका तो 2% कम मिलेगा, यानी आपको कितना मिलेगा, आपको उसमें 98% मिल जाएगा, ठीक है। एग्जिट लोड अगर 2% है, तो 1,020 का 98/100, ये आपको जो मिलेगा ये पैसा मिलेगा। और जितनी यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज या रिडेम्पशन प्राइस। फिर इंडिया में जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 3 टियर म्यूचुअल फंड होते हैं। 3 टियर म्यूचुअल फंड मतलब, देखो म्यूचुअल फंड में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब जो मालिक है, जो पैसा डाल रहा है, जो जो म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरा शुरू कर रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी, वो स्पॉन्सर हो गया। फिर एक होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट और ट्रस्ट को मैनेज करता है ट्रस्टी। ये आंसरेबल होते हैं इन्वेस्टर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स के हित में काम करते हैं ये। और एक होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, ये रोजमर्रा का म्यूचुअल फंड चलाने वाला काम ये करती है। तो ये 3 से मिलकर बनता है म्यूचुअल फंड। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। आइए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है स्पॉन्सर। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, तो उसका स्पॉन्सर एसबीआई बैंक हो गया। तो फंड स्पॉन्सर ये पहला लेयर होता है। मैंने आपको 3 टियर स्ट्रक्चर बताया, तो जो पहला लेयर होता है वो होता है 3 टियर स्ट्रक्चर में स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो पर्सन है जो प्रोमोटर होता है, मतलब जो ओनर है उस म्यूचुअल फंड का। स्पॉन्सर प्रोमोटर होता है उस कंपनी का जो वो शुरू करने वाला है। स्पॉन्सर सेबी के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक म्यूचुअल फंड सेटअप करने की परमिशन दो। और स्पॉन्सर को अकेले काम करना अलाउड नहीं है। एक बार सेबी एग्री कर जाता है तो फिर उसे एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, पब्लिक ट्रस्ट जिसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882, और उसे सेबी में रजिस्टर कराना पड़ता है। जब फिर ट्रस्ट बन जाता है तो ट्रस्टी भी फिर रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रस्टी ही ट्रस्ट को मैनेज करते हैं और वो जो ट्रस्ट होता है उसे चलाते हैं। ट्रस्ट का काम होता है कि जो भी जिन लोगों ने भी पैसा जो डालेंगे म्यूचुअल फंड में, आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो सेबी को आंसरेबल होते हैं ट्रस्ट और ट्रस्टी। फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनती है जो क्रिएट की जाती है स्पॉन्सर के द्वारा। ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनती है। और कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013, उनके जो भी प्रोविजंस हैं वो उनको कंप्लाई करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, और जो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है उसको रेगुलेट करती है। तो स्पॉन्सर जो होता है वो एक गारंटर होता है। स्पॉन्सर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है जो म्यूचुअल फंड को सेटअप करती है। और जो स्पॉन्सर है फिर वो एक ट्रस्ट बनाता है, पब्लिक ट्रस्ट, अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। समझ में आया। तो इसमें जो स्पॉन्सर होता है बनने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करने होते हैं। जैसे स्पॉन्सर जो है उसे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में। स्पॉन्सर जो है उसकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, यानी पिछले 5 साल उसकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान में वो नहीं होना चाहिए। जो स्पॉन्सर होता है पिछले 3 साल लगातार वो प्रॉफिट शो करना चाहिए उसे, जो स्पॉन्सर है, ठीक है। और 40% हिस्सा उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कम से कम होना चाहिए। मस्ट हैव अ 40% और अबव इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड शुरू करना है, स्पॉन्सर बनना है उसका। तो सबसे पहला, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस।
पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी, और 3 साल लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए इंक्लूडिंग लास्ट ईयर। 3 साल प्रॉफिट में प्रीवियस 3 ईयर्स, जिसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी जरूरी है, और 40% उसका शेयर होगा एएमसी में। फिर ट्रस्ट और ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्ट और ट्रस्टी जो है ये सेकंड लेयर होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक बार स्पॉन्सर को परमिशन मिल गई तो फिर सेबी ट्रस्ट जो है वो बनाती है एक। और ट्रस्ट का काम क्या होता है? फंड का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आंसरेबल और अकाउंटेबल होते हैं इन्वेस्टर को, ट्रस्ट और ट्रस्टी। फिर ये जो फंड होता है उसको उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करते हैं सेबी के सामने, मतलब सेबी जवाब इनसे मांगेगा। सारे रूल्स और रेगुलेशन सेबी के इन्हें मानने पड़ते हैं। इनको इंश्योर करना है कि सारे जो फंड है वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। हर 6 महीने में सेबी को ये रिपोर्ट देते हैं फंड की एक्टिविटीज के बारे में। और ये बहुत ही कॉम्पिटेंट फंड मैनेजर्स भी अपॉइंट करते हैं जो उस फंड को चलाते हैं। ये फंड फिर निवेश करता है बहुत सारी जगह पे, क्योंकि पैसा लोगों से रेज करा इन्होंने म्यूचुअल फंड ने, तो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का जो पैसा है उसे बचाए। कोई डाउट इसमें? चलिए, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये थर्ड लेयर होता है 3 टियर स्ट्रक्चर में। पहले स्पॉन्सर आ गया, फिर ट्रस्ट बन गया, अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी थर्ड लेयर होती है म्यूचुअल फंड में, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होती है और कंपनीज एक्ट के तहत ये बनती है 1956 या 2013। एएमसी जो होता है ये एक फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है और ये अपनी सर्विसेज के लिए एक फी चार्ज करती है। एएमसी डे टू डे जो मैनेजमेंट ऑफ द फंड है वो करती है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उसे रोजमर्रा का जो मैनेजमेंट प्रबंधन का काम है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी टोटल एक्सपेंस रेशो के बारे में भी डिसीजन ले सकती है। टोटल एक्सपेंस रेशो वही है जो मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल फंड अपना एक रेशो चार्ज करते हैं अपने जो उनका एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपर्टीज होती है, टीम के खर्चे होते हैं, तो वो टोटल एक्सपेंस रेशो जो होता है वो सेबी ने भी डिफाइन किया हुआ है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो फंड मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फंड है वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर को दे। इसके लिए वो ऑडिटर, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियन वगैरह भी अपॉइंट करता है। ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनकी, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसका स्पॉन्सर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ट्रस्टी कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और इसमें ये कंपनी हो गई म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो ये आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। स्पॉन्सर हो गया इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्टी हो गया इसका एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो एसबीआई स्पॉन्सर है, मतलब ये मालिक है जिसने फंड बनाया है। कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई एसबीआई म्यूचुअल फंड। फिर ट्रस्टी ये हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम है ये देखना कि सारे सेबी के रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही है। सेबी पकड़ेगी तो ट्रस्ट और ट्रस्टी को पकड़ेगी, क्योंकि इनका काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। तो म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन भी होता है। कस्टोडियन का क्या काम है? कस्टोडियन नाम से पता चल रहा है जो भी सिक्योरिटीज हैं, राइट, एक म्यूचुअल फंड में उनको मैनेज ये करता है। तो जो फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ट्रेडिंग डिसीजन लेता है कि कहां कितना पैसा डालना है, लेकिन एक्चुअल में जो सिक्योरिटीज होती हैं वो कस्टोडियन के पास होती हैं। इससे फ्रॉड होने के चांस कम रहते हैं। मान लो मैं फंड मैनेजर हूं, मैंने 50 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए लोगों से, अब ये 50 करोड़ को डिप्लॉय मैं करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है 50 करोड़ में 5 करोड़ का गोल्ड खरीद लेते हैं, 10 करोड़ स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, ये मेरा काम है फंड मैनेजर का। लेकिन ये सिक्योरिटीज किसके पास रहेंगी? कस्टोडियन के पास रहेंगी। जो भी ये फंड मैनेजर खरीदेगा, खरीद के वो कस्टोडियन को दे देता है कि भैया तुम्हारे पास है, इससे फ्रॉड होने के चांस नहीं रहते। तो कस्टोडियन क्या करता है? जितनी भी सिक्योरिटीज वगैरह हैं उनके रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता है। ठीक है। जो डिलीवरी और ट्रांसफर है सिक्योरिटीज के वो ये करता है। और कस्टोडियन जो है ये मेक श्योर करता है कि जो फंड है वो सेलर को पे कर दिए हैं एसेट परचेजेस के केस में। जब फंड मैनेजर एसेट खरीदता है तो ये कस्टोडियन का काम है ये मेक श्योर करना कि पेमेंट हो गई। ये सब काम कस्टोडियन करता है। फिर एक होता है रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, आरटीए। ये क्या करता है? मान लो अभी मार्केट जो है वो थोड़ी अनस्टेबल है, तो फंड मैनेजर कहेगा ठीक है अभी एक काम करते हैं, अभी सारा पैसा लिक्विड फंड में डाल देते हैं। लिक्विड फंड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट अनस्टेबल है तो पता नहीं, लिक्विड फंड में नुकसान नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, तो इसमें रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। जैसे मैंने जो पैसा लिक्विड फंड में डाला है मुझे 4.5% रिटर्न सिर्फ मिल रहे हैं बस, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट जितनी सेफ होती है उतने कम रिटर्न होते हैं। तो 4.5%।
तो जब मार्केट थोड़ी और अच्छी होगी या स्टेबिलिटी मार्केट में जब ग्रोथ दिखेगी उसे फंड मैनेजर को, तो वो कहेगा मैं लिक्विड फंड से अब इसे ट्रांसफर कर देता हूं इक्विटी फंड में। यानी अब मैं शेयर मार्केट में उसे ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा हूं और अब मैं स्टॉक खरीदूंगा, मतलब इक्विटी फंड्स में जाऊंगा। तो वो यानी एक तरह से एक तरह की जो सिक्योरिटीज है उनको ट्रांसफर कर रहा है दूसरी तरह की सिक्योरिटीज में। तो ये सब काम करते हैं रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स। इनका काम ही यही है कि जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें आपस में ट्रांसफर करते रहें। और ये पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं इन्वेस्टर्स के, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ यूनिट, स्कीम की डिटेल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह सब ये मैनेज करके रखते हैं। और अकाउंट स्टेटमेंट और पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी इन्वेस्टर को भेजते हैं, और डिविडेंड वगैरह के बारे में भी ये उनको बताते रहते हैं। तो ये सब काम होता है रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का। फिर ऑडिटर होता है जो सारा ऑडिट करता है। ऑडिटर सर्टिफाई करता है किसी तरह का फ्रॉड नहीं है बुक्स में। फिर ब्रोकर होता है। ब्रोकर और एजेंट तो आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज इनसे डील कर लेते हैं, ये उनके प्रोडक्ट पिच करते हैं, लोगों को बेचने में हेल्प करते हैं। तो ये काम होता है ब्रोकर्स का और एजेंट्स का। कोई डाउट यहां तक? अब हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। भारत में जो म्यूचुअल फंड का इतिहास है वो कैसा है? देखो, म्यूचुअल फंड की जो हिस्ट्री है हम उसे कई फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज 1964 से 1987, दूसरा फेज 1987 से 1993। ये दूसरा फेज जो था इसमें सरकारी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गए थे, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। तीसरा फेज है 1993 से 2003। 1991 में हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी, प्राइवेट बैंक खुलने स्टार्ट हो गए थे, तो प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड आने स्टार्ट हो गए थे। थर्ड फेज है ये। फिर फोर्थ फेज है 2003 से 2014, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी आई थी 2008 की। और फिफ्थ फेज जो अभी चल रहा है 2014 से। तो ये 5 फेजेस में हम म्यूचुअल फंड्स को भारत में डिवाइड करते हैं। समझ में आया? तो भारत में जो पहला म्यूचुअल फंड था वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। ये भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर शुरू करा था, जिससे लोग सेविंग करें और इन्वेस्टमेंट करें और वो इनकम, प्रॉफिट और गेन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें। तो 1963 में भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम का म्यूचुअल फंड शुरू करा था। तो पहला जो फेज है वो 1964 से 1987 का है। जैसा मैंने बताया 1963 में यूटीआई आ गया था म्यूचुअल फंड, राइट। फिर 1978 में क्या हुआ, यूटीआई को आरबीआई से डीलिंक कर दिया गया था और आईडीबीआई ने फिर इसको मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई, उसने इसका रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया। उसके बाद जब ये खत्म हुआ 1987 वाला समय, तब तक लगभग 6700 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये मैनेज कर रहा था यूटीआई फंड। फिर सेकंड फेज की बात करते हैं। जब सरकारी बैंकों ने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड पहला था, पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। फिर बहुत सारे आ गए, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब ने अपने अपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिए। फिर एलआईसी ने भी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया 1989 में, जीआईसी ने भी स्टार्ट कर दिया 1990 में। और जब तक 1993 खत्म हुआ तब तक बहुत सारे सरकारी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो गए थे और लगभग 47,000 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे। फिर है तीसरा फेज 1993 से 2003, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी आ गई, लिबरलाइजेशन हो एक बार हमारा हो गया, सेबी बन गया फिर 1992 में। और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आ गई 1993 में। और फिर फाइनली पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड था कोठारी पायोनियर, जो बाद में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से मर्ज हो गया था। तो एक बार जब प्राइवेट खिलाड़ी आने लग गए तो बहुत सारी चॉइसेस हो गई, एक नई इरा इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गई। अब इंडियन इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स की। और फाइनली फिर जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 2003 तक वो लगभग 1 लाख करोड़ के क्रॉस हो गए थे। फिर चौथा फेज आया फरवरी 2003 से अप्रैल 2014। तो इसमें पहले इनिशियली ग्रोथ होती रही, राइट। फिर ग्लोबल मेल्टडाउन आया। ग्लोबल मेल्टडाउन जब आया 2008-2009 में रिसेशन आया, तब म्यूचुअल फंड पे से लोगों का विश्वास उठ दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स देने बंद कर दिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में, अगर मार्केट ही नीचे जा रही है, इतना ज्यादा मार्केट क्रैश हो रही है, तो म्यूचुअल फंड में भी फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी। यही हुआ उस समय। तो फिर उसमें क्या था कि म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने काफी बुरा परफॉर्म किया और लोगों का जो मोस्ट इन्वेस्टर है उन्होंने अपना पैसा भी खोया और फेथ भी म्यूचुअल फंड में खो दिया। फिर म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए सेबी ने क्या किया, एंट्री लोड को खत्म कर दिया। तो दो तरह का लोड होता है, एक एंट्री लोड होता है और एक एग्जिट लोड होता है। ठीक है, एंट्री लोड ये था पहले 2%, 2.25%। मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो 2% तो आपका वैसे ही एडमिन चार्जेस वगैरह के नाम पे पहले ही कट जाता था, वो एंट्री लोड के नाम पे कट जाता था। यानी नेट इन्वेस्टमेंट आपकी 98,000 रुपए हो रही है, 1 लाख नहीं।
2% आपने पहले ही दे दिए एंट्री लोड के नाम पे। ठीक है, तो ये सेबी ने एंट्री लोड जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत फिर ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन रिसेशन की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है काफी फर्क उस पर पड़ा था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करनी रुक गई थी। फिर सेबी ने कई कैंपेन वगैरह भी स्टार्ट किए, म्यूचुअल फंड सही है वगैरह ये सब, और फाइनली अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो जो करंट फेज चल रहा है 2014 से स्टार्ट हुआ था, इसमें म्यूचुअल फंड एनर्जी री एनर्जाइज हो गई, और बहुत सारे लोग अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो 37 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इनफैक्ट 5 गुना इंक्रीज हो गया है पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इतना ज्यादा पैसा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ये ग्रोथ है, ये इसके कई कारण है। पहला, जो सेबी ने मेजर लिए हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन, आप देखेंगे टीवी पे एड्स वगैरह आते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के, तो उस सब की वजह से। फिर जो लोग हैं एफडी वगैरह में अब उतना ज़्यादा लोगों का विश्वास नहीं है, एफडी में रिटर्न्स वगैरह जो है उतने नहीं है। अब तो पुराने ख्याल के ट्रेडिशनल जो लोग हैं वही एफडी करवाते हैं, आज की जनरेशन के यंग लोग एफडी से दूर भागते हैं, तो लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, लोग थोड़े इंपेशेंट हुए हैं, नॉलेज बढ़ी है फिर बहुत ज़्यादा। अब जैसे मुझे म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि मुझे मिले। तो इन सब कारणों की वजह से म्यूचुअल फंड जो है उनमें ग्रोथ हुई है। फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको पूरा पैसा एकदम से नहीं डालना, राइट? उसमें पैसा आपका बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो सकता है, तो आप धीरे धीरे करके डालिए, हर महीने किश्तों में डालिए, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? एसआईपी बोलते हैं इसे। तो इसमें आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये भी चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत कम डाल सकते हैं। तो मतलब आपको जो प्रिवेलिंग एनएवी है उस पे आप उसको बाय करते जाइए। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका जो एनएवी है वो 100 रुपये है, अब कोई फंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब मान लो अगले महीने एनएवी जो है 90 रुपये हो गया। ठीक है ना? तो यानी कि ऑब्वियसली आप खो रहे हो ना पैसा, आपने 10 रुपये खो दिए एक एक यूनिट के ऊपर, तो ऐसे नीचे जा रहे हो। अब अगर मान लो इसी समय आपने अपने सारे पैसे डाले होते, 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, आपने 1 लाख अगर इसी में समय डाल दिए होते, तो आज आपके 90 हजार होते। ठीक है ना? 90 हजार होते, यानी आप 10 हजार रुपए का नुकसान आपको हो गया होता है एक ही महीने में। तो आप आराम आराम से डालो, थोड़े थोड़े करके। आपने मान लो ये सिर्फ 1 हजार डाल दिए, 10 हजार एक साथ नहीं डाले, तो इस महीने जब डिप आया, तो जो आपको जो है 1 हजार है वो अब 900 हो गए, मतलब आपको 100 रुपए का ही सिर्फ नुकसान हुआ। फिर 1 हजार आपने इस महीने डाल दिए, 1 हजार अगले महीने डाल दिए। तो आप ऐसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके भी आप पैसा डाल सकते हो, आपको जरूरी नहीं है लमसम डालना है। जब आप एसआईपीज के थ्रू डालते हो, तो उसमें काफी आपको एक रिस्क उतना नहीं रहता, राइट? इसलिए ज्यादातर लोग एसआईपी प्रेफर करते हैं। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे, तो उसके लिए आप नैच मैंडेट जो है वो सबमिट कर सकते हो। और नैच मैंडेट क्या होता है? ई मैंडेट होता है, जिसमें आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने पैसे कट जाते हैं। तो नैच क्या होता है? नैच पेमेंट जो होते हैं ईएमआई वगैरह के लिए भी होते हैं, आपने देखा होगा ईएमआई जो होता है उसमें ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं हर महीने, तो वो नैच होता है। तो नैच डेबिट नेट क्रेडिट दोनों अवेलेबल हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इससे भी आप एसआईपीज के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लिमिट क्या होती है नैच मैंडेट की? तो फिजिकल मैंडेट 1 करोड़ लिमिट होती है उसमें। ई मैंडेट में रिकरिंग पेमेंट के लिए 10 लाख, और सिक्योरिटी मैंडेट के लिए 50 लाख की लिमिट होती है। और ई साइन बेस्ड जो ई मैंडेट होता है उसमें 1 लाख की लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू नैच। फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी आप कर सकते हो। अब मान लो आपको इन्वेस्ट करना है 10 हजार रुपए, आप हर महीने 1 हजार डाल रहे हो, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। आपने मान लो 10 हजार रुपए डाल दिए, अब आप चाहते हो हर महीने में 1 हजार रुपए के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच दूं, एनएवी जो है वो बेच दूं, यूनिट जो है वो बेच दूं। तो वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एकदम उल्टा होता है। आप चाहें तो हर महीने कुछ फिक्स कर सकते हैं कि इतने मुझे बेचने हैं, हर महीने, हर 3 महीने, जैसे भी आपकी नीड्स हैं उनके हिसाब से आप पैसा म्यूचुअल फंड में से निकाल भी सकते हैं। फिर होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी। ये भी अच्छा है, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था। मान लो म्यूचुअल फंड ने जो पैसा है वो बॉन्ड में डाला है, तो अब वो क्या करेंगे, जो बॉन्ड है उससे निकाल के उन्हें वो इक्विटी में भी डाल सकते हैं, स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं, राइट? वो बॉन्ड से निकाल के गोल्ड में डाल सकते हैं। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड के दाम गिर जाते हैं, और जब शेयर मार्केट में भूचाल आ जाता है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है, तो गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए गोल्ड को बफर माना जाता है। इसलिए आपके जो भी आप निवेश कर रहे हैं थोड़ा गोल्ड जरूर खरीद के रखिए, क्योंकि वो आपका जो पैसा है रिस्क कम कर देगा। ठीक है ना? इसलिए जैसे मैंने भी 10% गोल्ड खरीदा हुआ है, जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10% मैंने गोल्ड उसमें रखा हुआ है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे और मेरे को रिस्क को कम कर देंगे। तो थोड़ा सा गोल्ड भी होना चाहिए, राइट? तो इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन।
सारा पैसा ऐसा नहीं कि एक ही जगह डाल दो, वो डिपेंड करता है, अगेन आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है लेने का, तो आप फिर सारा पैसा एक ही जगह भी डाल सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो थोड़ा सा रिस्क अपना कम करके चलते हैं। तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में एक तरह के सिक्योरिटीज से पैसा निकाल के दूसरे तरह के सिक्योरिटीज में ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन देखते हैं अब। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। डेप्ट फंड, डेप्ट फंड में जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, डिबेंचर्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें रिस्क कम रहता है। फिर इक्विटी फंड, इक्विटी फंड जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो रिस्की होते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में होता है, इक्विटी फंड्स में। फिर लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड्स तो बिल्कुल ही कम रिस्क वाले होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ पैसा ट्रेजरी बिल या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो लिक्विड कैटेगरी फंड्स में रिस्क सबसे ज्यादा कम रहता है। फिर हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड मतलब इनमें इक्विटी वाले भी हैं, डेप्ट वाले भी हैं, रेशो जो है वो वेरी करता है। मान लो 50% इक्विटी है, 50% जो है वो डेप्ट है, तो ये सब रहता है इसमें। तो हाइब्रिड फंड जो है ये भी रहते हैं, इसमें डेप्ट भी रहते हैं, इक्विटी भी रहते हैं, कुछ लिक्विड रहेंगे, कुछ गोल्ड रह सकता है ऐसे, तो उनको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। फिर टोटल एक्सपेंस रेशो क्या होता है? सेबी के रेगुलेशन जो आए थे 1996 में, उनके हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है उनके अपने खर्चे होते हैं, जैसे सेल्स मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी है, रजिस्ट्रार फी है, कस्टोडियन फी है, ऑडिट की जो फी है। तो आपका जो फंड होता है उसी में से वो एक परसेंटेज अपना ले लेते हैं, उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो। तो सेबी ने ये डिफाइन भी किया हुआ है आप कितना ले सकते हो। इक्विटी फंड्स के लिए अलग है, डेप्ट फंड्स के लिए अलग है। 500 करोड़ रुपए तक का म्यूचुअल फंड है अगर, तो 2.25% होता है इक्विटी फंड और 2% होता है डेप्ट फंड। इस तरह से टेबल है। अगर मान लो 5,000 करोड़ का फंड है कोई, 5,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ में 1.5%, 1.25%, ऐसे। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको याद नहीं रखना है। यानी वही 1-2% मान लो, रफली 1 से 2% इतना म्यूचुअल फंड हाउसेज चार्ज कर लेते हैं अपने जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, जो ये सब है उसमें वो चार्ज कर लेते हैं। फिर एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में। ओपन एंडेड मतलब कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी घुस सकते हो, तो वो ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन रहता है हमेशा, राइट। परपेचुअल होता है, लगातार होता है, वो ओपन एंडेड होता है। फिर एक होता है क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। इसमें जो है आप इन्वेस्ट करते हो एक बार, तो फिर आपको मैच्योरिटी तक उसमें इन्वेस्टेड रहना है, और आप उसमें कभी भी एंटर नहीं कर सकते, राइट। जैसे कई म्यूचुअल फंड होते हैं, वो लोगों का पैसा लगातार लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, उसमें कोई उनकी लिमिट नहीं है, कभी भी आप आओ इन्वेस्ट करो लेकिन वो ओपन एंडेड है। लेकिन क्लोज एंडेड वालों में एक फिक्स टाइम होता है, बस उसी में तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो है आप अपनी जो एनएवीज हैं वो बाय कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, राइट। तो वो होते हैं क्लोज एंडेड। फिर एक्टिव या पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड जो होता है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स पे रिलाई करता है, उनकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, और ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स मतलब मान लो पिछले 25 सालों में मैं बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने 10% के रिटर्न दिए हर साल, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 10% से ज्यादा के मिले। 10% तो मिल ही जाते हैं नॉर्मल, अगर मैं वो करके छोड़ दूं। पैसिव फंड्स होते हैं वो, पैसिव फंड्स मतलब जिसमें एक बेंचमार्क इंडेक्स, हम एक बेंचमार्क ले लेते हैं कि भाई ठीक है म्यूचुअल फंड से इतना मिलता है एक नॉर्मल उसमें, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होती हैं उसमें बेंचमार्क इंडेक्स को ही अचीव करने की कोशिश करती है। मान लो 10% है तो वो 10% को ही अचीव करने की कोशिश करेंगी, तो वो होते हैं पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स में बहुत ज्यादा इसलिए जो फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि उनका बस यही होता है कि जितना मिलता आया है उतना ही मिले पैसिव फंड्स में। एक्टिव फंड्स में ये होता है कि पूरे फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि 20% रिटर्न मिले, 25%, 30% मिले, यानी जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करेंगे हम उससे भी ज्यादा जो है वो रिटर्न्स अपने कस्टमर्स को देंगे। तो जो जो थोड़े ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, राइट, तो वो एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें, और पैसिव फंड्स में तो उतना ही मिलता है जो हमेशा से मिलता आया है। फिर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होते हैं? टोटल मनी जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं उसको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं। और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। आप नेट एसेट वैल्यू जो है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एनएवी मैंने कैसे कैलकुलेट किया था? मैंने किया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज तो वो ना के बराबर है, 2%, 1.5% ऐसे ही रहता है। तो एसेट्स को मैंने यूनिट से डिवाइड किया था। अब अगर आपको एसेट चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो फिर आप एनएवीज को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बता चुका हूं, ये वो कंपनी है जो
पैसा मैनेज करती है, पैसा जो है उसको लगाती है, इन्वेस्ट करती है डिफरेंट सिक्योरिटीज में, और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिए जाएं। एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन क्या होता है? इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये एसेट एलोकेशन होता है। आप कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो? मान लो मेरे पास 100 करोड़ है, मैं फंड मैनेजर हूं, मैं कहूंगा ठीक है 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दो स्टॉक्स में, 10 करोड़ कर दो डेब्ट में, बॉन्ड्स खरीद लो 10 करोड़ के, 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लो, 10 करोड़ रुपए का सोना खरीद लो, 10 करोड़ का ये। तो मैं कई एसेट क्लास में पैसा डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन, यानी किस एसेट क्लास में मैं कितना पैसा लगाऊंगा, और उसके हिसाब से मैं अपने उनको बता दूंगा यूजर्स को कि देखो अगर 100 करोड़ रुपए मैं इकट्ठा कर रहा हूं तो किस में कितना लगाऊंगा, आप उसके हिसाब से इतने परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब आप एक काम करना, आप पेटीएम मनी ऐप खोलना, पेटीएम मनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, जीरोधा खोल लो, कोई भी खोल लो, मैं पेटीएम मनी यूज करता हूं पर्सनली, तो पेटीएम मनी में आपको वहां बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, और वो आपके बता देंगे कि भाई देखो इसमें हर साल 11% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें आप 27% के कर सकते हो। 27% वाला ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा रिस्क वाला है, फिर उसमें खोने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है ना। तो वो पहले ही बता देंगे कि हम ये पैसा इस एसेट क्लास में डालेंगे या इस इंडस्ट्री में डालेंगे, और इसमें इतने ग्रोथ के चांसेस हैं, और इतना हम एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि इतने परसेंट। फिर अगर आपको अच्छा लगे आप इन्वेस्ट करो, वहां पे एनएवीज वगैरह जो उनके हैं यूनिट्स उनके बाय कर लो प्रेजेंट एनएवी पे, और उसके बाद जो है क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है तो आप निश्चिंत हो सकते हो। कॉर्पस, कॉर्पस क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो इन्वेस्ट होता है पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसे कॉर्पस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1000 यूनिट्स हैं कहीं पे, और एक यूनिट 10 रुपए की है, मतलब टोटल कॉर्पस हो गया 10,000, ठीक है ना। फिर इसमें नए इन्वेस्टर आ गए अगर, तो उन्होंने 2000 रुपए और जोड़ दिए, तो ये हो गया 10,000 की बजाय 12,000, तो ये कॉर्पस नया हो गया। तो ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है कि इस तरह से बाद में भी वो इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, क्लोज वाले तो फिर बंद कर देते हैं। फिर लोड, लोड दो तरह का होता है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड अब सेबी ने बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है, अब एग्जिट लोड जरूर होता है। एग्जिट लोड मतलब अगर किसी म्यूचुअल फंड वाले ने आपको कहा आप इन्वेस्ट करो 1 लाख रुपए, और 5 साल के मेच्योरिटी पीरियड है, 5 साल के बाद ये पैसा में काफी अच्छा हो जाएगा आपका ग्रोथ, लेकिन आपको अर्जेंट नीड आ गई, घर पे कोई बीमार हो गया, वो तो पैसा आपको निकालना है, तो आप उसको बोल दो, लेकिन वो कहेगा निकाल रहे हो तो फिर 2% की पेनल्टी लगेगी, तो ये 2% एग्जिट लोड है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब आपकी टोटल रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उन्हें पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपने 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक लो रिस्क वाला, एक हाई रिस्क वाला, एक लिक्विड फंड, एक ये वो, तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो है। जो भी आपके पास है इन्वेस्टमेंट सारी, उनको अगर आप मिला दो तो वो पोर्टफोलियो है। ये जरूरी नहीं ना कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपने हो सकता है डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कर दिया हो इन्वेस्ट, आपने हो सकता है डायरेक्टली बॉन्ड खरीद लियो, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लियो, ट्रेजरी बिल खरीद लियो, तो वो जहां जहां आपने जो जो इन्वेस्ट कर रखा है वो आपका पूरा पोर्टफोलियो है। ग्रोथ ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन में ये होता है जो भी आप पैसा कमाओगे म्यूचुअल फंड में वो आप बाहर निकालोगे नहीं, वो आप दोबारा री इन्वेस्ट कर दोगे, तो कोई इंटरिम पेमेंट आपको नहीं होगी इसमें, आप कोई भी डिविडेंड या पार्ट ऑफ प्रॉफिट या गेन्स किसी तरह के निकालोगे नहीं, बल्कि उसे री इन्वेस्ट कर दोगे, और उससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको लॉन्ग रन में फायदा होगा। फिर डिविडेंड ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन में आप थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेते हो, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख की, अब वो पैसा आपका 1.5 लाख हो गया, तो आप कहोगे भाई मेरे खर्चे भी हैं, तो मुझे आप इसमें से 10,000 दे दो, 40,000 को आप दोबारा इन्वेस्ट कर दो, तो वो डिविडेंड ऑप्शन है, यानी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, तो उसमें आपको डिविडेंड ऑप्शन मिलता है। तो अगेन डिपेंड करता है आपकी नीड्स क्या है, अगर आपके महीने के खर्चे हैं और आपको म्यूचुअल फंड से ही निकालने हैं तो फिर आप ऑब्वियसली डिविडेंड ऑप्शन लोगे। एनएफओ, एनएफओ एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनएफओ क्या होता है? एनएफओ मतलब होता है न्यू फंड ऑर्डर। जैसे अगर कोई नया म्यूचुअल फंड स्कीम आ रही है, तो म्यूचुअल फंड के जो कंपनी है वो आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगी, उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑर्डर। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो पब्लिक ही करेगी ना म्यूचुअल फंड में, तो पब्लिक से पैसा भी तो रेज करना है। तो एनएफओ जो होता है न्यू फंड ऑर्डर होता है, जैसे आईपीओ होता है ना स्टॉक्स में, आईपीओ, आईपीओ में क्या होता है? कंपनी बोलती है मैं आईपीओ के लिए जा रही हूँ, शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही हूँ, लोग जिसको अच्छा लगता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड अगर है तो उसको एनएफओ बोल देते हैं, बस इतना फर्क है। जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है, म्यूचुअल फंड में एनएफओ होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, चलो आपको यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, आप डेट देख सकते हो। अब ये म्यूचुअल फंड वाला ये कह रहा है कि देखो मैं नया फंड लॉन्च कर रहा हूं 29 जुलाई को, और मैं ये बंद कर दूंगा 12 अगस्त तक, यानी आपके पास जो है 14 दिन का समय है इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं इसमें आप मिनिमम अमाउंट 5,000 है, ठीक है, एंट्री लोड कोई नहीं है, एग्जिट लोड भी कोई नहीं है। तो ये है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड कंपनी,
और ये एक नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रही है। इसमें कहाँ इन्वेस्ट करेगी? ये बैंक्स में इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करेगी, म्युनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी। मतलब ये रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि ये ज्यादातर डेप्ट और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रही है, जो कि काफी सेफ होते हैं। समझ में आया? तो ये डेप्ट स्कीम है, यानी कि डेप्ट म्यूचुअल फंड है ये, तो ये रिलेटिवली लो रिस्क होते हैं। तो ये इनका ऑफर है। अब ये पढ़ने के बाद आपको ठीक लगता है तो इसमें इन्वेस्ट करो, यानी ये इन्होंने दे दिया एनएफओ, न्यू फंड ऑर्डर। अब आपको अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट करो, और इसमें कई बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे भी होता है। अब मान लो इन्हें टोटली फंड बनाना है 20 करोड़ का, और 20 करोड़ रुपए 5 दिन में इकट्ठे हो गए, तो ये कहेंगे बस वी आर स्टॉपिंग, अब हम इसके आगे और पैसा नहीं ले रहे, बस 20 करोड़ पे हम स्टॉप कर रहे हैं और 20 करोड़ रुपए को हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन एक ओपन एंडेड भी होता है, ओपन एंडेड वाले कहेंगे ठीक है आने दो पैसा, तो 20 हो गया, कोई नहीं और आ रहा है, तो वो 80 करोड़ कर लेंगे, फिर वो 100 करोड़ कर लेंगे, उसी हिसाब से बाद में वो यूनिट्स बना देंगे। फिर है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये बड़ा अच्छा है ये भी कंसेप्ट। लार्ज कैप होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, रैंक 1 से रैंक 100, जैसे रैंक 1 पे मान लो रिलायंस है, ठीक है इंडिया में, रैंक 2 पे मान लो टाटा है, तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, लार्ज कैप फंड बोलते हैं। लार्ज कैप फंड में फायदा ये होता है ये कंपनियां रेप्यूटेड हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, तो आपका पैसा सुरक्षित है एक तरह से, लेकिन फिर इनमें रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, राइट? क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। अब मान लो किसी कोई बहुत बड़ी कंपनी, रिलायंस, रिलायंस का शेयर 2500 रुपए चल रहा है, तो 5000 तो नहीं होगा, वो सीधी सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी कितना ग्रो करेगी अब वो कंपनी, ऐसा थोड़ी है वो कंपनी डबल हो जाएगी। तो लार्ज कैप जो फंड होते हैं उनमें अर्निंग पोटेंशियल कम रहती है, क्योंकि ये कंपनियां ऑलरेडी काफी रेप्यूटेड, ट्रस्टवर्दी और बहुत बड़ी हो चुकी हैं, और जब कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं तो फिर और बड़ी वो उतनी नहीं हो पाती, लेकिन ये काफी रिलेटिवली इनमें रिस्क कम रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी कम रहते हैं। ये तो सीधी सी बात है, जहां रिस्क कम रहेगा वहां रिटर्न्स कम रहेंगे। फिर मिड कैप, मिड कैप बोलते हैं 101वें नंबर से 250वें नंबर तक के बीच की जो कंपनियां हैं सबसे बड़ी, वो मिड कैप होती हैं, ठीक है, जैसे गोदरेज वगैरह इस तरह की कंपनियां जो हैं। फिर होती हैं स्मॉल कैप, स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां, 251वें नंबर से लेके और जो भी कंपनियां बची फिर वो सारी स्मॉल कैप हैं। तो स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं इनमें ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो बड़ी तेजी से ग्रो कर सकती है, लेकिन रिस्क भी रहता है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो पिट भी सकती है। तो रिस्क अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। मैं हमेशा स्मॉल कैप में ही करता हूं। मैंने जो आपको बताया था ना कि मैंने 2 लाख का 4 लाख कर दिया 2 साल में, तो वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जिसमें मैंने एक्सिस बैंक स्पॉन्सर है उसका, एक्सिस म्यूचुअल फंड वो कंपनी है, और स्मॉल कैप है वो डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट प्लान है उनका। तो जो मैंने 2 साल में पैसा 2 लाख से 4 लाख करा है वो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा लिया मैंने, तो मुझे रिटर्न्स भी ज्यादा मिले। लार्ज कैप में करता तो हो सकता है 2 से 3 लाख ही होते अभी तक, लेकिन ये था कि पिटने के चांस भी नहीं थे, पैसा डूबने के चांस भी नहीं थे। तो जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करोगे वैसे वैसे सीखोगे। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड का आप ये एक लेक्चर देख के म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट बन जाओगे और फिर आपको, हाँ एग्जाम के लिए जितना जरूरी है वो मैं इसने वो तो छोड़िए, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है मैंने। एग्जाम एग्जाम में तो बस आएगा तो वो एक एनएवी आएगा और एक एनएफ वो आएगा, न्यू फंड ऑर्डर आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। या थोड़ा बहुत डेप्ट फंड या इक्विटी फंड में ये पूछ लेंगे कि ज्यादा रिस्की कौन सा होता है, बस यही सब 2 4 क्वेश्चन आते हैं। या हिस्ट्री पूछ लेंगे थोड़ा बहुत कि भाई सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा आया, और यही सब पूछेंगे। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल और काफी एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाया है इस वीडियो में, तो वो आपको काफी मजा भी आ रहा होगा। फिर म्यूचुअल फंड के फायदे क्या होते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कम हो जाता है, आप अलग अलग अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई सारी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, कोई एक्सपर्ट जो लोग हैं वो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं, राइट। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे पैसा निकाल लेंगे, लिक्विडिटी अच्छी है। जैसे अगर आप जमीन खरीद लो, आपने 1 करोड़ की जमीन खरीद ली, अब आपको पैसे चाहिए, तो जमीन जरूरी नहीं है 2 3 दिन में बिक जाएगी, महीनों लग सकते हैं, तो लिक्विड नहीं है वो उतना, हाईली इनलिक्विड है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है, 3 दिन में 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है, भेज दो म्यूचुअल फंड वहीं पे, ठीक है। हाँ एग्जिट लोड लगेगा थोड़ा सा, 2% 3% एग्जिट लोड लगता है, ज्यादा से ज्यादा 2% ही लगता है। मैंने भी अगर मेच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकाल लिया तो मुझे 1 या 2% एग्जिट लोड लगा है। फिर कन्वीनियंस है, म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट है आपका, उससे इन्वेस्ट कर दो, बहुत सारे ऐप आ गए, जीरोधा, पेटीएम मनी, ग्रो, इनसे इन्वेस्ट कर दो, और आप बहुत कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर जो इनकम आपने कमाई है री इन्वेस्ट कर दो, आपको कंपाउंडिंग भी मिलेगा उसमें, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, उसको री इन्वेस्ट कर दो। ग्रोथ ऑप्शन ले लो बजाय डिविडेंड ऑप्शन के। फिर बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट जो है उसको चूज कर सकते हो। अफोर्डेबल है, बहुत कम पैसों में भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना शुरू कर सकते हो।
और पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड में कभी 2 नंबर का पैसा नहीं लगता, ब्लैक मनी नहीं लगता, हमेशा व्हाइट मनी लगता है। तो ये भी एक फायदा है, पूरा ट्रांसपेरेंट और ईज ऑफ कंपेरिजन इसमें रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने अब दूसरे किसी एक्सपर्ट के हाथ में अपने पैसे दे दिए तो वो अपने हिसाब से निवेश करेगा, आप उसमें बीच में फोन में ये नहीं कह सकते करके इस कंपनी में मत लगाओ, इसमें लगाओ, ये सब नहीं। जो आपने पूरा ट्रस्ट उस पर कर लिया है फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसे मैनेज करेगा। एग्जिट लोड लगता है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अगर आप पेनल्टी लगती है अगर आप मेच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकालेंगे। मैनेजमेंट फी एक्सपेंस रेशो, अब आपने मान लो शेयर मार्केट में सीधा पैसा लगाया है, अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जा रहे, तो आपके रिटर्न ज्यादा रहेंगे, राइट। लेकिन इसमें क्योंकि अपना मैनेजमेंट फी एक्सपेंस रेशो वगैरह भी काटेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिटर्न कम आएगा। फिर मार्केट रिस्क तो इनमें भी रहता है, कोई गारंटेड इनकम तो रहती नहीं। मान लो आपका महीने का खर्चा 10,000 रुपये है, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि हर महीने म्यूचुअल फंड आपको 10,000 रुपये दे देगा। मान लो म्यूचुअल फंड मार्केट नीचे चली गई तो म्यूचुअल फंड भी लॉस में चला जाएगा। हाँ, एनुअलाइज्ड आपको मिल जाएगा 10-15%, वो तो म्यूचुअल फंड दे ही रहे हैं पिछले 20 साल से लगातार जो रिटर्न हैं। लेकिन 2008 में सोचिए, अगर किसी ने अपना पैसा डाला होगा म्यूचुअल फंड में तो वो पैसा 40% 50% कम हो गया होगा, क्योंकि प्राइस मार्केट क्रैश हो गई थी। ये सब भी होता है, तो बहुत रिलायबल नहीं है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके हर महीने खर्चे हैं या इस तरह का कुछ है और आप सोचो हर महीने में थोड़े थोड़े पैसे निकाल लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप एफडी में डालो। एफडी में आपको पहले ही पता है 1 साल में 5% मिलेगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो वो सब है। फिर कई बार बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। आज भारत में 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं और 2000 से ज्यादा स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की। किस में इन्वेस्ट करें आदमी खो जाएगा, म्यूचुअल फंड में किस में इन्वेस्ट करें वो एक अपने आप में बड़ी सरदर्दी है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड के। अब एक संगठन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो ये लोगों को जागरूक करती है। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसके जो जितनी भी कंपनियां हैं सबका समूह है ये, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। और ये बनी थी 1995 में 22 अगस्त को। और 43 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इसका मेंबर है, रजिस्टर्ड हैं, वो सारी इसकी मेंबर हैं। ये ग्रो करती है भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। तो ये था हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड का, बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक, लेक्चर नंबर 17। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। मैं चाहूंगा आपके पास अगर सिर्फ 1000 रुपए भी हैं, बहुत ज्यादा नहीं, तो आप पेटीएम मनी ऐप खोल के या कोई भी जो आपको पसंद हो, जीरोधा, अब तो इतनी सारी ऐप आ गई हैं, आप जरूर करिए ये काम। मैं वैसे एचडीएफसी बैंक यूज करता हूँ, डीमैट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आप जैसे चाहे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपने 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर लिए ना, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जब मैंने 2019 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे म्यूचुअल फंड में, तो उसके बाद इतना सीखने को मिला है मुझे, इतनी चीजें पता है। और इस लेक्चर में सच बताऊं, मैंने जो भी चीज बताई है सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताई है, कोई बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल या फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई मैंने, सिर्फ वो पढ़ाई है जिनको सुन के आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का वीडियो, और मिलते हैं फिर बाकी दूसरे वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।